हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर हमारा है पहला, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, खेल आयोजन में प्रबंधन। ठीक है, जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे गेम्स होते हैं, उसमें मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और पूरा चैप्टर मैं आपको इस सिंगल वीडियो में करा दूंगा। और इसकी पीडीएफ जो है, आपको नोट्स की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी आगे बता दूंगा कि कैसे आपको उसे ज्वाइन करना है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। आप इसे टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको नोट्स जो है आपके वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। और एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। ये सारे के सारे टॉपिक हैं, आप इसे हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो है आपके इस वीडियो में बताए हैं, तो मैं आपको सारे टॉपिक कराने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ को मैं छोड़ूंगा, वो है आपका थर्ड, यानी कि आपकी ये जो फिक्सचर वाला कंटेंट है वो मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, फिक्सचर बनाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 3-4 तरह के फिक्सचर है और सारे फिक्सचर की अलग अलग वीडियो होगी। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा आपका पूरा जो थ्योरी वाला है वो सारा इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, और फिक्सचर की वीडियो मैं लास्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको सारे तरीके के फिक्सचर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रबंधन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ मिलकर किसी कार्य यानी कोई प्रोजेक्ट है उसको सफलतापूर्वक पूरा करना, ठीक है, संपन्न करना, प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने कोई कार्य शुरू करा, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है वो। अब उस काम को करने में हमें, मतलब हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ मान लीजिए वो कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो कई सारे लोग, कई सारे समूह मिलकर उस प्रोजेक्ट को, उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, और उसको सफल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे। जिसकी जो जिम्मेदारियां बटी हुई है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, और सब मिलकर जब उसको पूरा करेंगे तो इसको, उस कार्य को पूरा कराने की जो तकनीक है उसको हम प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि खेल कार्यक्रम में प्रबंधन के कार्य। देखिए, अब चाहे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी कि कोई खेल की प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो खेल कार्यक्रम जो होते हैं उसमें प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, तो मैनेजमेंट के लिए कई तरह के कार्य हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें आपका हो जाएगा प्लानिंग, यानी कि नियोजन। प्लानिंग का मतलब है आपका योजना बनाना। और क्या कार्य हो जाएगा इसमें, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, यानी कि संगठन तैयार करना, ठीक है, संगठित करना। फिर आपका हो जाएगा डायरेक्शन, यानी जिसमें आपको निर्देशन दिया जाता है। और इसमें आपका एक हो जाएगा स्टाफिंग, यानी कि नियुक्ति करना। ठीक है, और एक हो जाता है आपका कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण करना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कार्य हो जाते हैं। यानी कि कोई खेल कार्यक्रम, यानी कि कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट है, उसको करने के लिए ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब एक एक चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नियोजन। नियोजन को हम इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं, या फिर इसको हम योजना बनाना भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी खेल है, मान लीजिए कोई खेल प्रतियोगिता है, उसका आयोजन करवाना है। अब उसका आयोजन हम करवा तो रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस खेल को सफल बनाना है, मान लीजिए आपको जिम्मेदारी दे दी है कि आपको कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला कदम जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्लानिंग। यानी कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, पूरी प्लानिंग बनाएंगे कि भाई कब करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे हमें मैनेज करना है, वो सारी की सारी प्लानिंग पहले से करेंगे। अगर प्लानिंग करके रखेंगे तो हमारा जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है, वो पूरी तरीके से क्या होगा, सफल होगा। लेकिन अगर हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होगी तो हमारा स्पोर्ट्स कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, योजना जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, योजना एक पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है, और यह किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमें स्पोर्ट्स को इवेंट को करवाना था, ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग पहले से करी जाती है। ठीक है, पहले से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी चीज़ के पूरे शुरू होने से, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले हमको करनी होती है।
और इसमें क्या होता है, कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। हमें हमारा लक्ष्य क्या होगा, स्पोर्ट्स को अच्छी तरीके से कराना, ठीक है। जो हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट है वो सही तरीके से हो जाए, सफलतापूर्वक हो जाए, यही हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद क्या है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सोच समझकर युक्तियां बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो जो ये युक्तियां होती है इसका समग्र रूप जो होता है वो योजना कहलाता है, ठीक है। इसको योजना कहा जाता है। तो ये दो परिभाषाएं हो गई योजना की, आपको पता होनी चाहिए कि योजना क्या होता है। अब योजना के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि हमें अपने कार्य की सफलता के लिए क्या करना है, ठीक है। जो भी हम प्लानिंग बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या करना है, हमको वो कार्य जो है वो कैसे करना है, कब करना है, कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा। क्योंकि देखिए जो स्पोर्ट्स का जो कोई इवेंट होता है ना, उसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्य को कौन करेगा। जो व्यक्ति जिस कार्य में बढ़िया होगा हम उसको वो कार्य देंगे, और कितने समय तक कार्य करेगा ये भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। तो इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है योजना में। तो प्लानिंग आपको समझ में आ गया क्या, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है योजना बनाना, ठीक है। योजना बनाना क्या होता है, पहले से योजना बना लेते हैं हम, और उसमें लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा ये लक्ष्य होगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, योजना बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कदम होगा, अगला कदम होगा, वो होगा संगठन तैयार करना। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें संगठन जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम, यानी जो भी हमारा इवेंट है, जो भी हमारा कार्य है, उससे संबंधी कार्य को परिभाषित करना, कि कौन सा कार्य है उसकी परिभाषा करना, परिभाषित करना, और कार्य को वर्गीकृत कर देना, ठीक है। यानी कि काम को बांट देना, वर्गीकृत कर देना, और उन्हें विभिन्न समिति और व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, और उनके अधिकार और जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम किसी टूर्नामेंट की। मान लीजिए किसी टूर्नामेंट का आयोजन कराना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, प्लानिंग। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम नियोजन करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, संगठन, यानी कि हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्य है, उस कार्य को परिभाषित करेंगे कि भाई ये कार्य है। फिर उस कार्य को हम वर्गीकृत करेंगे, यानी काम को क्या करेंगे, हम उसको बांट देंगे, ठीक है। हमने परिभाषित कर दिया, उसको वर्गीकृत कर दिया। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी समिति या कौन सा व्यक्ति है जिसको हम कार्य सौंपना है, यानी कि हम बोल देंगे कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति, जैसे प्रचार का काम है वो प्रचार समिति को दे देंगे, या फिर मतलब मान लो कोई चीज़ खरीदनी तो क्रय समिति को दे देंगे, ठीक है। स्वागत के लिए स्वागत समिति हो जाएगी। तो जो इवेंट्स में जो जो चीज़ें होती है उसको बांट देंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, भाई सबके अधिकार बता दिए जाते हैं कि भाई इसके ये अधिकार है, इसकी ये जिम्मेदारी है, इसको ये कार्य करना है। ये सभी क्या कहलाता है, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, यानी कि संगठन कहलाता है। अगला है कि खेल संबंधी कार्यक्रम की संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, यानी संगठन के समय में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए विभिन्न कार्यों की पहचान की जाती है, और पहचानने के बाद उसका विभाजन किया जाता है, यानी उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया था। फिर विभिन्न समितियों का निर्धारण, यानी कि जो इवेंट है, जो हमारा टूर्नामेंट करवाना है, उसमें कौन कौन सी समितियां काम करेंगी ये हम निर्धारित करेंगे, और सभी समितियों को उनसे संबंधित कार्य देना। जैसे प्रचार समिति है उसको प्रचार का काम दे देंगे, ठीक है। परिवहन समिति को परिवहन से रिलेटेड काम मिल जाएगा, या अन्य कोई समिति है उसको उससे रिलेटेड काम दे दिया जाता है। और विभिन्न समितियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करके संबंध स्थापित करना, यानी इन समितियों को भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन इनके बीच में रहे, सूचना का आदान प्रदान हो सके, संबंध इनके बीच में स्थापित रहे, ठीक है। और तभी हमारा क्या है, स्पोर्ट्स कोई इवेंट है, कोई टूर्नामेंट है, वो सफल हो पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नियुक्तिकरण, यानी कि स्टाफिंग। इसका क्या मतलब होता है, नियुक्तिकरण का मतलब होता है, देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद पे, मान लो कोई पोस्ट है, उस पोस्ट पे या फिर काम करने के लिए सबसे जो उपयुक्त व्यक्ति होता है उसका चयन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब क्या है भाई, हमें खेल करवाना है, मान लो कोई टूर्नामेंट करवाना है, तो टूर्नामेंट में हमें लोगों की भर्ती भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो लोगों की भर्ती करेंगे कि भाई ये वाली पोस्ट है तो इसमें जो भी उपयुक्त व्यक्ति होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको रखा जाएगा, ठीक है। जैसे प्रचार समिति के लिए कोई व्यक्ति जो उसको उनको लगेगा सबसे बेहतर व्यक्ति उसको रख लिया जाएगा। परिवहन के लिए अगर किसी को रखना है उसको रख लिया जाएगा। तो जो काम है, जो पोस्ट है, कोई अधिकारी रखना है, कोई ट्रेनिंग वाला रखना है, तो उसको नियुक्त करना, ये जो नियुक्तिकरण का काम होता है इसको स्टाफिंग कहते हैं। और किसी भी खेल कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई सारे व्यक्ति ही मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं।
तो इसमें नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके द्वारा जो योग्य व्यक्ति होते हैं, यानी जो उस कार्य के लायक होते हैं, उसको नियुक्त किया जाता है। जो सबसे बेहतर व्यक्ति होता है उसको नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, तो देखिए इसमें मानवीय संसाधन संबंधित जरूरत होती है उसका आकलन करना। यानी मानवीय संसाधन का मतलब यहाँ पे है मैन पावर से, ठीक है। मैन पावर का मतलब क्या होता है कि कितने व्यक्ति, यानी कि ये देखा जाएगा कि किस कार्य के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे, तो इसका आकलन किया जाता है, यानी एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, ये हमें ध्यान रखना होता है। फिर विभिन्न पदों के लिए अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं, यानी कि कोई पद है उसके लिए कोई, मान लो कोई पोस्ट है उसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त करना है, तो और कोई कार्य है उसके लिए कोई कर्मचारी नियुक्त करना है, तो उसको चयन करना, उसकी भर्ती करना, ये कार्य हो जाता है। फिर अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको ट्रेनिंग देना और उनकी नियुक्ति करना, ठीक है, ये सब आ जाता है इसके अंदर, नियुक्तिकरण के अंतर्गत। अगला काम है आपका निर्देशन। निर्देशन का क्या मतलब होता है, देखिए मानवीय संसाधन यानी कि जो मैन पावर थी उसको उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना, ठीक है, क्योंकि दिशा निर्देश बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिशा निर्देश देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको कोई कमी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करा जाएगा, ठीक है। और ये सारा कार्य किस में आ जाता है, निर्देशन में आ जाता है। और निर्देशन के अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, यानी कि जैसे मान लो कोई अधिकारी है, उसके नीचे जो भी कर्मचारी आते हैं वो उसके कार्य को देखेंगे, उसका पर्यवेक्षण करेंगे, उसका सुपरविजन करेंगे कि कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी होती है। फिर अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी, मान लो कोई व्यक्ति है, उससे ऊपर की पोस्ट में कोई है जो उससे वरिष्ठ होगा, उससे मैसेज लेना, दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने जो उनसे नीचे कर्मचारी है उनको देना, ठीक है, उन तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना। जो व्यक्ति, मान लो कोई अधिकारी है, उसके नीचे जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन सभी के लिए लीडरशिप कर, ठीक है, उनका नेतृत्व करना, ये भी इसके तहत काम हो जाएगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेट करते रहना, प्रेरित करते रहना, क्योंकि जब मोटिवेशन रहेगा तो सभी पूरे दिल से पूरी मेहनत से काम करेंगे। तो जो इवेंट होता है, जो स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है या कोई इवेंट है, वो तभी सफल हो पाएगा जब उस पर काम करने वाली जो समितियां हैं या जो लोग हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सब मोटिवेटेड रहेंगे अगर, तो ही वो सफल हो पाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपका नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। इसमें क्या हो जाता है, देखिए नियंत्रण में क्या होता है, नियंत्रण का मतलब यहाँ पे है उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है, यानी कि जो पहले से योजना बनाई हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कार्य हो रहा है और उसकी देखरेख सही से हो रही है, सब उसी जैसे जैसा प्लानिंग कर रहा था अगर वैसा ही कार्य चल रहा है, तो उसको बोलेंगे कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण में है सारी चीजें, ठीक है। और इसमें क्या, नियंत्रण के तहत क्या क्या काम आता है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं वो निर्धारित कर दिए जाते हैं, यानी कि कुछ मानक होते हैं, उस मानकों का निर्धारण कर दिया जाता है। फिर वास्तविक सफलता का मापन, यानी जो हम स्पोर्ट्स को, जो भी हम खेल को आयोजित करवा रहे हैं, क्या वो रियल में सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको देखा जाता है, मापन किया जाता है उसका, ठीक है, और उसको उसकी तुलना वगैरह की जाती है। फिर अपेक्षा के अनुसार सफलता ना मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण। मान लीजिए हमने पूरी मेहनत से अपना जो स्पोर्ट्स का इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज करा, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसी सफलता हमको नहीं मिल पाई। अब सफलता नहीं मिल पाई, हमने सब कुछ बेहतर करा, तो हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे, वो कौन सी कमियां थी जो रह गई, किन कमियों की वजह से हम इस स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से सफल नहीं कर पाए, ठीक है, सफल तक नहीं पहुंच पाए। तो उसका विश्लेषण भी करेंगे, हम एनालाइज करेंगे उसको। आवश्यकता के अनुसार अगर हमें लगता है कि कहीं पे सुधार की जरूरत है तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये नियंत्रण से रिलेटेड कार्यक्रम है, ठीक है, यानी कंट्रोलिंग से रिलेटेड कार्यक्रम हो जाएंगे। और देखते हैं, अब बात करते हैं विभिन्न समिति और उनकी जिम्मेदारी। देखिए कोई भी जो टूर्नामेंट होता है ना, उसमें कई सारी समितियां मिलके काम करती हैं, तो उनके कार्य होते हैं निर्धारित पहले से, और उन सभी समितियों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, सबको अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो देखते हैं, यदि किसी भी कार्यक्रम का सफल आयोजन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संगठित टीम की जरूरत होगी। यानी ये, क्योंकि देखो बड़ा काम होता है तो उसमें एक टीम की जरूरत होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें समितियां, समूह, व्यक्तियों की जरूरत होगी, एक टीम की जरूरत होगी। और इसी प्रकार
खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भी हमें अलग अलग तरह की समितियों की जरूरत पड़ती है। ये समितियां जो होती हैं ये खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन यानी उनको सही तरीके से संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए सबसे ऊपर ऊपर होता है हमारा प्रशासनिक निदेशक, जो प्रशासन होता है। उसके नीचे फिर कार्यकारी समितियां हो जाती है और सबसे नीचे हो जाती है आयोजन समिति, जो कि किसी गेम का कोई टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है। तो आयोजन समिति कई तरह की होती है। देखो 3 कैटेगरी में इसको बांट के देखते हैं। एक तो होता है प्रतियोगिता से पहले, यानी ऐसी समितियां जो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले से ही काम में लग जाती हैं। एक ऐसी होती हैं जो प्रतियोगिता के दौरान काम पे लग जाती हैं। फिर प्रतियोगिता के बाद कुछ समितियां होती है काम पे लग जाती हैं। वो तीनों तरह की समितियां जो हैं ये हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखो इसमें से जो बाद वाली है ना, इसके बारे में क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो कहाँ से पूछे जाते हैं? या तो प्रतियोगिता से पहले की जो समितियाँ हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर प्रतियोगिता के दौरान, यानी कोई मान लो टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट के दौरान कौन सी समितियाँ क्या कार्य करते हैं ये पूछा जाता है। ज़्यादातर इन दोनों में से ही क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टूर्नामेंट या प्रतियोगिता से पूर्व यानी पहले की जो समितियां होती हैं उनके कार्य देखने। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आएगी हमारी आयोजन या प्रबंधन समिति। इसका क्या काम होता है ये देखिए, ये जो समिति है ना ये खेल प्रतियोगिता के आयोजन यानी जो खेल का जो प्रतियोगिता है उसको आयोजन करती है, उसका संचालन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसका काम यही करती है, इसी के लिए यही जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये समिति लगभग 1 माह पूर्व यानी 1 महीने पहले से ही ये अपना मतलब गठन वगैरह कर लेती है और इसकी जिम्मेदारियां जो हैं उसको सुनिश्चित कर लेती है और अपना कार्य शुरू कर देती है, क्योंकि सबसे मेन काम है इनका। इसके बाद हमारी आ जाती है प्रचार समिति। अब देखिए मान लीजिए कोई टूर्नामेंट होना है, तो टूर्नामेंट जब होता है तो लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई ये टूर्नामेंट है और इस तारीख से है, ये गेम होंगे, ठीक है, ये खिलाड़ी खेलेंगे, सारी चीज़ें। तो प्रचार समिति का काम होता है कि जो हमारा टूर्नामेंट होता है उसके 3-4 हफ्ते पहले से ये समिति जो है अपना काम शुरू कर देती है, और प्रतियोगिता की जो डेट होती है, प्रतियोगिता कहाँ पे होगी, ठीक है, उसका स्थान यानी उसका वेन्यू कहाँ पे है, उसकी तिथि यानी उसकी डेट क्या है, और उसके बारे में पूरी की पूरी सूचना जो है प्रसारित करने का काम कौन सी करती है समिति? प्रचार समिति। अगली आपकी क्रय समिति। नाम से ही पता लग रहा है आपको, प्रतियोगिता में देखो जब कोई गेम होती है तो उसमें कई सारी वस्तु चाहिए होती है, कई सारे उपकरण चाहिए होते हैं खिलाड़ियों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रतियोगिता से पहले ही खरीदने का काम किसका होता है? क्रय समिति का। ये प्रतियोगिता से पहले उसको खरीद के रख लेती है, उसका निरीक्षण कर लेती है कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं। फिर है हमारी खेल मैदान व उपकरण समिति। ये समिति क्या करती है? खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है, और जो हमारी टूर्नामेंट है उससे लगभग 2 दिन पहले मैदान को तैयार हो जाना चाहिए, ये देख रेख करती है, ताकि खेल से पहले जो मैदान है वो पूरी तरीके से तैयार होता, कि खेल के दौरान कोई समस्या ना आए। आगे है आपका सजावट तथा समारोह समिति। इसका काम क्या होता है? जो हमारा टूर्नामेंट होता है उसके लिए सजावट करना, यानी मैदान में, स्टेडियम में, मंच में, जहाँ पे भी सजावट की ज़रूरत होती है ये सजावट का काम करती है। भोजन और आवास समिति का क्या काम होता है? ये देखती है कि टीम को कहाँ पे ठहराना है, खिलाड़ी कहाँ पे रहेंगे, लड़के लड़की जो खिलाड़ी होते हैं उनको अलग अलग व्यवस्था करती है, उनका भोजन की व्यवस्था करती है, उनको ठहराने की व्यवस्था करती है। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, इसका काम क्या होता है? देखिए मान लीजिए खेल के दौरान किसी को चोट लग जाती है, तो ऐसे में क्या है, मान लो छोटी मोटी चोट लग जाती है, रगड़ आ जाती है या कोई खरोच आ जाती है, जो चीज़ मतलब जिसका इलाज आसानी से वहीं पे किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है? कुछ सामान चाहिए होता है। ठीक है, तो जो भी चिकित्सा का सामान है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो पट्टी हो, ठीक है, चाहे वो डिटॉल वगैरह हो, या कोई मेडिसिन हो, कोई ट्यूब हो, पेन किलर वगैरह हो, तो इन जेल वगैरह जो होते हैं इन सब की व्यवस्था करना इसका कार्य होता है। फिर है परिवहन समिति। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार के परिवहन की और कितनी मात्रा में परिवहन की आवश्यकता होगी, इस समिति जो होती है उसकी पूरी रूपरेखा बनाती है, पूरा मतलब उसका देख रेख इसी को करना होता है। फिर एक अधिकारियों के लिए समिति होती है, जो टूर्नामेंट है उससे पहले अंपायर्स हो गए, रेफरीज हो गए, रिकॉर्ड्स व लैब स्कोरर्स हो गए, ठीक है, इन सबका चयन करना इसी समिति का काम होता है। ये तो थी टूर्नामेंट से पहले, यानी कोई गेम है, कोई टूर्नामेंट है, उससे पहले जो समितियां काम करती हैं। अब बात करेंगे टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान जो समितियां होती है काम करती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगी आपकी आयोजन और प्रबंधन समिति,
यानी कि ये समिति जो है ये प्रतियोगिता के दौरान इस समिति का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि सभी कार्यों पे नज़र रखना, सभी अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का कार्य क्या होता है, इसी समिति का होता है। ठीक है। सेकंड है आपका क्रय समिति। आपको पता है कि जब प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी उपकरण या कोई वस्तु की जरूरत होती है तो उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा में सारी चीज़ें ये खरीद के रखते हैं। फिर क्या है, परिवहन समिति। प्रतियोगिता सही से और समय पर संपन्न हो जाए इसके लिए परिवहन समिति जो होती है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि टीमों को उनके आवास स्थल से जो खेल का मैदान है वहाँ तक लाना ले जाना इसी समिति का काम होता है। ठीक है। फिर आपकी भोजन और आवास समिति। इसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता के दौरान, अब मैं दौरान की बात कर रहा हूँ, पूर्व की बात नहीं कर रहा, पूर्व वाला ध्यान रखना, क्योंकि कुछ समितियां हैं जो पहले भी काम करती हैं और दौरान में भी काम करती हैं, तो दोनों के काम यहाँ पे थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, भोजन तथा आवास समिति, इसका क्या होता है कि प्रतियोगिता के दौरान जो खिलाड़ी हैं या जो अधिकारी हैं उनको भोजन पहुँचाना, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और अधिकारियों के लिए समिति, अगर प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को कोई तकलीफ होती है तो उसको दूर करना कौन करेगा, अधिकारियों के लिए जो समिति होगी वो करेगी। प्राथमिक चिकित्सा समिति जो है इसका काम क्या है, अगर मान लो खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं और उनको खेल के दौरान चोट लग जाती है, तो ऐसे में चोटग्रस्त जो खिलाड़ी है उसको जल्दी से जल्दी प्राथमिक चिकित्सा देने का काम कौन करेगा, ये समिति करेगी। अगर मान लो किसी को चोट ज़्यादा लग जाती है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। उद्घोषणा समिति, प्रतियोगिता के दौरान जैसे कि मंच संचालन होता है तो कार्यक्रम भी उसी के अनुसार होता है, जैसा मंच संचालन होगा वैसा ही काम होगा। तो किसका मैच होना है, किससे मैच होना है, कौन सा इवेंट होगा, कब होगा, इसकी घोषणा जो है और पूरी जानकारी यही समिति देती है। ठीक है। अब बात करेंगे कि टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो है उस ये हो गई है, तो इसके बाद में कौन सी समिति काम करती है और क्या काम करती है। देखिए, प्रचार समिति, प्रतियोगिता के बाद प्रचार पर होने वाले खर्च की जानकारी जो है वो आयोजन समिति को देने का काम किसका होता है, प्रचार समिति का होता है। ये मीडिया को रिपोर्ट वगैरह भेजती है। क्रय समिति का काम क्या है, उपकरण और वस्तुओं की खर्च की जानकारी देना, कि जो कितना उपकरण लाया गया, कहाँ से लाया गया, कितना उसका खर्चा हुआ, उसके जो बिल वगैरह होते हैं वो सब देने होते हैं। वित्तीय समिति का काम क्या है कि प्रतियोगिता में जो कुल आय व्यय यानी कितना पैसा लगा लगा है उसमें, ठीक है, खेल में लग गया है, उसका पूरा जो रिकॉर्ड होता है वो तैयार करना, पूरे बजट जो इन्होंने बनाया होता है उसकी समीक्षा करना, ये इस समिति का काम हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा समिति क्या है, प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड जो सामान वगैरह लाए गए हैं उसकी जानकारी जो है आयोजन समिति को ये देते हैं। परिवहन समिति क्या करते हैं, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी जितना भी मतलब इनका कार्य हुआ है सारी जानकारी जो है इनको देती है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, सभी टीमों को प्रमाण पत्र देना, सारे रिकॉर्ड तैयार करना, ठीक है, प्रतियोगिता में आई हुई सभी टीमों से संबंधित जानकारी आयोजन समिति को देना इसी का काम है। भोजन और आवास समिति क्या है, आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हो गया हो, मान लो कोई नुकसान हो गया तो उसको ठीक कराना, वो सभी जिम्मेदारी इस समिति की हो जाती है। अधिकारियों के लिए समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका जो मानदेय, जो उनका पैसा बनता है और जो धन्यवाद पत्र होता है वो देना इसका काम होता है। खेल मैदान व उपकरण समिति जो है, प्रतियोगिता के बाद ये समिति जो है प्रयोग में लाए गए सभी उपकरण जो है उसका मैनेजमेंट, ठीक है, उसका जो प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराएगी, और मैदान पे अगर कोई नुकसान होता है तो उसको सही कराने की जिम्मेदारी जो है वो भी यही समिति जो है निभाएगी। ठीक है। पुरस्कार वितरण समिति, सजावट और समारोह समिति के साथ मिलकर सभी जानकारी और सामान आयोजन समिति को देना, ये सब इसका काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो था हमने ये देखा कि टूर्नामेंट से पहले कौन सी समिति काम करती है, टूर्नामेंट के दौरान कौन सी समिति काम करती है और टूर्नामेंट के बाद कौन सी समिति काम करती है, किस समिति का किस समय में क्या कार्य होता है, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये सब हमने पढ़ा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो खेल टूर्नामेंट है उसके बारे में। इसमें से दो मेनली आपके सिलेबस में, एक है नॉकआउट और दूसरा है लीग। लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट जो है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए, जो टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है सबसे पहले ये समझते हैं, फिर बाद में बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की। देखिए, टूर्नामेंट क्या होता है, मैचों की श्रृंखला होती है जिसमें कई सारे मैच होते हैं एक के बाद एक। इसमें क्या होता है, अंत में एक ही टीम जीतती है हमेशा, और बाकी जो टीमें होती हैं वो सारी की सारी टीम जो अपने मैच है उसको हार जाती हैं। ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही इसको इस प्रतियोगिता में बनी रहती है। एक तरह से ये एलिमिनेशन वाला रूल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और लीग टूर्नामेंट की बात करें तो ये दो तरह की होती है। इसमें एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, एक डबल लीग टूर्नामेंट। देखिए, लीग टूर्नामेंट क्या होती है इसे समझिए। लीग टूर्नामेंट जो होता है इसमें भाग लेने वाली जो सभी टीमें हैं वो दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार मैच जरूर खेलती है, और ऐसा केवल किस में होता है, जो सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है। ठीक है। यानी जो सिंगल लीग टूर्नामेंट है उसमें जो जो टीम खेलने आई हैं
वो टीम सभी दूसरी टीमों के साथ कम से कम एक मैच खेलेंगी। लेकिन जो डबल लीग टूर्नामेंट है उसमें क्या होगा, सभी कम से कम 2 बार दूसरी टीमों के साथ मैच खेलेंगे, ठीक है। और विजेता टीम जो है वो हार जीत जो होती है उनकी, वो प्राप्त होने वाले अंक के आधार पे, उनका एक स्कोर होता है, सभी का स्कोर जुड़ता है, उस स्कोर के आधार पे क्या होता है, इनकी हार जीत जो है वो घोषित की जाती है। अब बात करेंगे इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल को देखते हैं। ऐसे खेल में जो 4 दीवारी के भीतर खेले जा सके, यानी कि एक इंडोर मान लो आप, एक तरह से स्कूल के अंदर या किसी संस्थान के अंदर जो खेले जा सकते हैं वो आपके इंट्राम्यूरल हो जाते हैं, ठीक है। पेपर में आता है ये। इसमें ऐसी गतिविधियां आती हैं जो विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर आराम से आयोजित की जा सके, ठीक है। इसमें विद्यालय या कोई मान लो संस्थान है, उसके खिलाड़ियों के बीच में टूर्नामेंट जो है वो आयोजित करे जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, देखिए इनका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी जो हैं उनको खेलकूद के अवसर दे दिए जा सकें, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, उनका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ठीक है, उनका हर तरह का विकास हो सके। खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करना, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास होगा, एक तरह से उनके अंदर सामाजिक विकास भी होगा। और बच्चों में नेतृत्व यानी लीडरशिप वाली क्वालिटी आ सके, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना विकसित हो सके, ये इसका उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न खेल के बारे में जानकारी हो, विभिन्न प्रकार की स्किल सीखने का अवसर मिल सके, ये इसका उद्देश्य होता है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी यानी कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको पहचाना जा सके, ये भी इसका उद्देश्य होता है। बच्चों का शारीरिक विकास करना और उनकी जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं इसका क्या महत्व है। तो देखिए ये जो एक्टिविटी होती है ना, इससे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, एक बेहतर मनोरंजन होता है। इसमें जो भाग लेने वाले जो छात्र हैं उनकी जो एनर्जी है उसका सही जगह पे इस्तेमाल होता है। देखिए बच्चे जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर उनकी ऊर्जा का, उनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो जाता है तो वो समाज के लिए सही होता है। और अगर उनकी एनर्जी का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता तो फिर वो गलत भी रहता है। इंट्राम्यूरल गतिविधियों से छात्रों में खेल के प्रति जो इंटरेस्ट है वो जगेगा, उनका ज्ञान जो है वो विकसित होगा, उनमें खेल भावना का विकास होगा उनमें, क्योंकि सभी जो छात्र होते हैं एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं तो उनके अंदर सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल की टीमें आपस में खेलती हैं, तो ऐसे में क्या है, इनके बीच में सामाजिक गुणों का विकास होगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल, ऐसे खेल जो 4 दीवारी के बाहर खेले जाते हों, ठीक है। इसमें ऐसी गतिविधियां आती हैं जो विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक विद्यालय या फिर उनके संस्थानों के बीच में कुछ खेल या कुछ टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, टूर्नामेंट में उच्चतर स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करना, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल पे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो सके, ये इसका उद्देश्य होता है। अन्य संस्थानों के साथ एकीकरण की भावना का विकास हो सके, ठीक है। खेलों में करियर चुनने का अवसर मिले, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स को पहले अच्छा नहीं माना जाता था एक समय में, लेकिन आज के समय में स्पोर्ट्स भी एक अच्छा बेहतर करियर हो सकता है। तो इसीलिए खेलों में जो बेहतरीन करियर है उसको चुनने का अवसर मिल सके, इसलिए एक्स्ट्रा म्यूरल जो है इसका उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक है। इसके मतलब इस इन दोनों के ना उद्देश्य एक जैसे ही हैं, आप एक जैसी चीज़ें लिख सकते हैं। छात्रों में नेतृत्व के गुणों यानी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करना, विभिन्न खेलों के नियम और विनियम, जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसको जानना, खिलाड़ियों में आक्रामकता का जो स्तर है उसको नियंत्रित करना या फिर उसको कम करना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, एक कंपटीशन वाली भावना को विकसित करना, खेलों के स्तर में सुधार करना, ये इसके कुछ महत्व हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामुदायिक खेल कार्यक्रम। ये क्या होता है इसे देखिए। देखिए सामुदायिक खेल कार्यक्रम क्या होता है, एक ऐसी खेल कूद की या फिर व्यायाम कह लो या फिटनेस की गतिविधि है जिसमें भाग लेने के जो मौके हैं वो उसमें समाज आधारित गतिविधियां भी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सामुदायिक खेल कार्यक्रम है, इसमें स्कूल के बच्चे हों या मान लो कोई वयस्क हो, बुजुर्ग हों और विभिन्न अन्य सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय हैं उनके सदस्यों को भी इसमें इन गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। सामुदायिक खेल नागरिकों और समाज में रहने वाले लोगों को शामिल करके विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के मनोरंजक और उद्देश्य के लिए आयोजन किए जाते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो सके, ठीक है, लोगों की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा सके, यानी उनके हेल्थ को विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है इसके आयोजन का।
सामुदायिक खेल का जो आयोजन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि सामाजिक अभियान के लिए किया जा सकता है, समाज में जो प्रतिभावान जो लोग हैं, ठीक है, उनकी खोज के लिए भी ये करवाए जा सकते हैं ये खेल के आयोजन। लोगों के मनोरंजन के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है, लोगों में अच्छे स्वास्थ्य बेनिफिट हो सके, हेल्थ बेनिफिट्स हो सकें, इसके लिए भी इसका आयोजन कराया जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं। देखिए सामुदायिक खेल है ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं इसको समझते हैं। देखिए स्पोर्ट डे, आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी वर्ष में एक बार कम से कम स्पोर्ट डे जरूर मनाया जाता होगा, तो ये हो जाता है। जो हेल्थ रन आपने सुना होगा, स्वास्थ्य दौड़, ये भी आ जाती है। मनोरंजन के लिए दौड़ यानी कि रन फॉर फन, ठीक है। विशिष्ट कारण के लिए दौड़ यानी रन फॉर कुछ इसे कह सकते हो स्पेसिफिक, जो कुछ रीज़न होता है, कॉज होता है, उसके लिए रन। और एकता के लिए दौड़ यानी रन फॉर यूनिटी। जागरूकता के लिए दौड़ यानी कि रन फॉर अवेयरनेस। ये कुछ सामुदायिक खेल होते हैं। चलिए समझते हैं खेल दिवस यानी कि जो स्पोर्ट्स डे होता है इसके बारे में। देखिए स्पोर्ट्स डे जो होता है ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो ज़्यादातर आप देखोगे जो आवासीय या फिर सामुदायिक जो स्कूल वगैरह होते हैं यहाँ पे साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। आपके स्कूलों में भी वर्ष में एक बार स्पोर्ट डे जरूर मनाया जाता होगा। और ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये खेल के मैदान पर बच्चे और युवा जो हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी जो स्किल है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने का एक मौका देता है। यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो हमारे खेल के मैदान में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। और खेल दिवस में समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, समस्याओं के समाधान करने का मौका मिलता है, बधाई देने का अवसर मिलता है। तो एक तरह से ये एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में भी देख सकते हैं हम इसको। इसका क्या महत्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो स्टूडेंट है उनके अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप वाली क्वालिटी जो होती है उसका विकास करना इसका उद्देश्य होता है। जो स्टूडेंट है उनका मनोरंजन करना भी इसका उद्देश्य होता है। जो स्टूडेंट है उनको स्वस्थ रखना, उनको फिट बनाना, ठीक है, हेल्दी रखना, ये इसका उद्देश्य है। और बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एकता स्थापित करेंगे, सम्मान सीखेंगे, ये इसका उद्देश्य होता है, ये इसका कुछ महत्व है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ रन, जिसको हम स्वास्थ्य दौड़ कहते हैं। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये समझिए। इस तरह की जो दौड़ होती है ये समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाना, इसका मतलब मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों, जो समाज में लोग हैं वो हेल्दी रह सकें, उनकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, उनमें हेल्थ के प्रति जागरूकता का विकास हो। यानी कि ऐसी गतिविधि, ये एक ऐसी गतिविधि है जिससे लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य होता है। इस दौड़ में क्या होता है, धावका को जो जो दौड़ने वाले लोग होते हैं उनका उद्देश्य जीतना नहीं होता, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल दौड़ नहीं है, ये जीतना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें भाग लेना, ठीक है, यही इनके लिए काफ़ी होता है। और ये एक पेशेवर दौड़ नहीं है, इसलिए लंबी दूरी की दौड़ लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है, लोगों को हेल्दी रखना, लोगों को जागरूक करना। इसका क्या महत्व है, तो देखिए लोगों की जो श्वसन प्रणाली है उसकी क्षमता को बढ़ाना, हृदय रोग की जो संभावना है उसको कम करना, मोटापा कम करने में मदद करता है, लचीलापन और सहन शक्ति में वृद्धि करेगा, तनाव को कम करना, मनोरंजन प्रदान करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हो जाते हैं, इसका महत्व हो जाता है। अगला मनोरंजन के लिए दौड़ यानी कि रन फॉर फन। देखिए ये जो दौड़ होती है इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लोगों के बीच में शारीरिक योग्यता और स्वस्थ रहने का संदेश फैलाना। यानी कि लोगों को ये मैसेज पहुंचाना इसका उद्देश्य है कि लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और उनकी शारीरिक योग्यता जो है वो बनी रहे। कभी कभी जो इस प्रकार की जो दौड़ होता है उसका उद्देश्य ये भी हो सकता है धन जुटाने के लिए, ठीक है, पैसा जुटाने के लिए भी ये दौड़ आयोजित की जा सकती है। इस दौड़ में ज़्यादातर ये क्या होता है, ये स्टूडेंट को तो आकर्षित करता है, इसमें ये पेरेंट्स को भी आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स को भी मौका मिलता है, ठीक है। ये दौड़ किसी भी आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा सकती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही दौड़ेंगे, इसमें टीचर भी दौड़ सकते हैं, पेरेंट्स भी दौड़ सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट भी दौड़ सकते हैं, टीचर और पेरेंट्स भी दौड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह की दौड़ में जो शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है उसको सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी दौड़ में कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो उसको पहले से ही सावधानी पूर्वक उसको योजना बना लेनी चाहिए। इसमें कई तरह की दौड़ होती है, जैसे नींबू चम्मच दौड़ क्या होती है ये आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। बोरी दौड़, जिसमें बोरी वगैरह लेके दौड़ा जाता है, ठीक है, पैर उसमें डाल के। 3 टांगों की दौड़, माता पिता और बच्चों की दौड़, टीचर और बच्चे की दौड़, ठीक है, कला दौड़, सड़क दौड़, इस तरह की दौड़ रनिंग इसमें इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है विशिष्ट कारण के लिए आपका दौड़।
तो इसका आयोजन जो होता है वो मेनली जो सामाजिक मुद्दे होते हैं इसको लेकर होता है। जैसे कि मान लो समाज में स्वच्छता फैलाना है तो इसकी लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दौड़ की जा सकती है। हरित पर्यावरण को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की दौड़ का आयोजन किया जा सकता है। इस तरह का जो आयोजन होता है इसका उद्देश्य जो होता है वो समाज में एक निश्चित कारण, किसी पर्टिकुलर निश्चित कारण होता है उसकी जागरूकता के लिए ये इसका आयोजन किया जाता है। इसमें दान जमा करने के लिए भी की जा सकती है। इसमें कोई विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है, जैसे कैंसर रोगियों के लिए फंड इकट्ठा करना है तो भी ऐसी दौड़ का आयोजन किया जा सकता है, या एड्स या लैंगिक असमानता जैसे जो मुद्दे हैं इसके लिए इस दौड़ का आयोजन किया जा सकता है। तो ये इसके उदाहरण है, यानी इसके पीछे एक विशिष्ट कारण होता है, किसी एक विशिष्ट कारण के लिए ये दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला है एकता के लिए दौड़, यानी रन फॉर यूनिटी। इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य जो होता है वो होता है कि समुदाय, राज्य, राष्ट्र या विभिन्न धर्मों के बीच में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य होता है। इस तरह के आयोजन में लोगों के बीच में जुड़ाव और एकता की भावना का विकास होता है। ठीक है, और ऐसी जो दौड़ है वो हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी जयंती पे इसको आयोजित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।